नमस्कार दर्शकों, पिछले महीने हरिद्वार में हुई धर्म संसद में नफरती बोल पर धर्म गुरु यति नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम नाम उनका था रिजवी, इन दोनों को बन चुके हैं, जो वसीम रिजवी बन चुके हैं, इन दोनों के ऊपर बहुत से तंज कसे गए और उन्हें अरेस्ट भी किया गया। लेकिन हिंदुओं को हिंदुस्तान से भगा देने की धमकी देने वाला मौलाना तौकीर रजा कांग्रेस का गठबंधन साथी बन गया है। तौकीर रजा की राजनीतिक पार्टी के समर्थन को कांग्रेस ने स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, तौकीर पर अखिलेश, जयंत, ओवैसी सब चुप्पी बनाए बैठे हैं। क्यों? टाइम्स नाउ नवभारत यति नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी के विवादित बोलों का समर्थन नहीं करता और हमने ये सवाल भी उठाए थे। हमने हरिद्वार हेट स्पीच पर मुहिम चलाई थी और इनके अरेस्ट के लिए हमने लंबा चौड़ा एक कैंपेन भी किया था। हमने रायपुर के धर्म संसद के लिए भी अपशब्द कहने वालों के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। लेकिन सवाल पब्लिक का आज ये है कि बांटने वाला मौलाना का साथ कांग्रेस क्यों चुनावी फायदे के लिए दे रही है? क्यों कांग्रेस को वो पसंद है? चुनावी फायदे के लिए क्या भड़काऊ मौलाना पर चुप्पी सिलेक्टिव अप्रोच के खिलाफ है? और आज सवाल पब्लिक ये पूछ रही है कि क्यों है चुप अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो अब उनके साथ तस्वीरें भी खिंचा रही है। लेकिन पब्लिक के सवाल पूछे उससे पहले आज की टॉप 3 हेडलाइंस। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने आज मुख्यमंत्री के लिए पार्टी के चेहरे का ऐलान कर दिया। भगवत मान आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा 21 लाख से ज्यादा लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया और उसमें 93% लोगों का कहना था कि भगवंत मान ही सबसे पॉपुलर कैंडिडेट है। 3% वोट नवजोत सिंह सिद्धू को आए। भगवंत मान ने कहा पंजाब के युवाओं को रोजगार देना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। आज की दूसरी बड़ी खबर, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने आज मुख्यमंत्री के लिए पार्टी के चेहरे का ऐलान तो कर दिया। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे। अरविंद केजरीवाल ने जब ये कहा तो साथ साथ उनके साथ खड़े हो गए बहुत से इस तरह के सवाल और मीम्स जिनका अब आम आदमी पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी खबर, यूपी चुनाव में ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ रैली करेंगी। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कोलकाता में ममता बनर्जी से जाकर मुलाकात की। ये रैली फिलहाल वर्चुअल होगी और ममता बनर्जी के लिए कैंपेन करने वाले अखिलेश यादव को वापस मिलेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में ममता बनर्जी का साथ। आज की तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना से आज 11,684 नए केस आए हैं। अच्छी खबर यह है कि पॉजिटिविटी रेट में गिरावट दिखाई जा रही है और आईसीएमआर ने लोगों को सतर्क रहने के लिए अब भी अपील की है। लापरवाही होने पर केस फिर बढ़ सकते हैं, ऐसा कहा है। जिस दिन ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है और न केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती हैं और आखिरकार उनको समर्थन मिलता है। दिस इज द ट्रू चरित्र ऑफ द कांग्रेस पार्टी। दंगे लगाओ, वोट बैंक को भड़काओ, हिंदुओं को गाली दिलवाओ और फिर वोट कमाओ। अपने निजी फायदे के लिए मुसलमानों को बेचने का काम, उनकी ठेकेदारी करने का काम हमेशा से करती रही है। मौलाना तौकीर रजा अपने भड़काऊ बयानों के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया, लेकिन वो एक प्रभावशाली मौलाना भी हैं। लिहाजा कांग्रेस को उनका साथ लेने से कोई परहेज नहीं।
तौकीर रजा किस तरह बंटवारा करते हैं, उसकी एक स्पीच का हिस्सा मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। लेकिन पहले देखिए, ये तौकीर रजा प्रियंका गांधी वाड्रा जी के साथ खड़े हुए हैं, तस्वीरें खींच रही हैं, और कल ये डायस पर थे कांग्रेस पार्टी के चीफ जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ, और आज मुलाकात हो रही है प्रियंका गांधी वाड्रा से। और आइए अब सुनते हैं इनका भड़काऊ भाषण कि ये हिंदुओं के लिए क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। मैं देखता हूं मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूं उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान ये गुस्सा फूल पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर से खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं ये तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं तो पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। डर लगता है अपने हिंदू भाइयों से, खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। हाँ, वीडियो हो गई कंप्लीट हो गई। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। मौलाना तौकीर रजा के राजनीतिक दल का नाम है इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल। पता नहीं कितने लोगों को पता होगा ये नाम। तौकीर रजा का राजनीतिक दल भले बड़ा ना हो, लेकिन वो मुस्लिम वोटों का खेला करने से बेहद प्रभावी है, और उन्हें ये आता भी है, एक्सपीरियंस भी बहुत है। खासकर ये बरेली मौलाना उत्तर प्रदेश का चुनाव में इनका बड़ा असर डाला जाता है। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल ने कांग्रेस को सभी 5 ही चुनावी राज्यों में अपना समर्थन दे दिया है। अब आप देखें कि तौकीर रजा का समर्थन लेकर फंस गई है क्या कांग्रेस, यह सवाल हम पूछ रहे हैं। 5 चुनावी राज्यों में कांग्रेस को समर्थन देंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड से पंजाब, पंजाब से लेकर गोवा तक और मणिपुर तक अब तौकीर रजा कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे होंगे। शांति भाईचारे के नाम पर कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आपने उनका भाषण पहले भी सुन लिया, और कैसे उन्होंने कहा कि मैं अपने युवाओं को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और वो शायद कानून को अपने हाथ में ले ले। भाईचारा, इसे भाईचारा कहते हैं तौकीर रजा साहब, और ये लगता है प्रियंका गांधी जी को भी कि ये भाईचारा है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो तौकीर रजा शांति के और भाईचारे का मतलब क्या है, ये हम पूछना चाहते हैं। और ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो समर्थन लिया है कांग्रेस पार्टी ने तौकीर रजा से, तो ये समर्थन क्या हर चुनाव के लिए होगा, और इसमें प्यार की राजनीति कहां आएगी। और ये जो महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बाद जो तस्वीरें आई हैं, इसके समर्थन का शुक्रिया अदा किया तौकीर रजा साहब ने। बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव में कोरोना में दंगे भड़काने के आरोपी नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी का टिकट मिलने का भी मुद्दा बना रही है। और यहां मैं आपको बता दूं कि नाहिद हसन गैंगस्टर बना हुआ है, लेकिन बीजेपी के ऐन चुनाव के बीच मुद्दा लपक कर विरोधी दलों को हिंदू विरोधी करार दे दिया है। आइए सुनते हैं संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता ने आज प्रेस वार्ता में क्या कहा। कांग्रेस पार्टी का मौलाना तौकीर रजा खान हो या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन, उद्देश्य केवल एक है। ये जो रेडिकल सिंडिकेट है, इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। आइए अब आपके सामने मैं एक सीक्रेट बताऊं कि ये कांग्रेस पार्टी को क्यों चाहिए तौकीर रजा का इतना सपोर्ट, क्यों पसंद आ रहा है उनके भाईचारे का साथ। वो इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट हैं 20%, 20% मुसलमान जो वोट है वो कांग्रेस को अपनी जेब में डालने हैं।
और इसके लिए वो जानते हैं कि 140 सीटों पर जहां इनका प्रभाव है वहां इलेक्शन इधर से उधर होता हुआ नजर आ रहा है। 403 में से 140 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बहुत प्रभावी होता है। और 2017 में बीजेपी की लहर के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच जब हुआ था, इस बार एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहना चाहते हैं कि 80% हिंदू बीजेपी के लिए वोट देंगे, तो बाकी की 20% की जो वोट है उसके लिए लाइन लगी हुई है राजनीतिक दलों की। सबसे पहले सबसे आगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने अब इनका साथ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी तो हैं ही, जिनको अखिलेश का साथ नहीं मिला, वो वोट काटने के लिए आए हैं। तो लोग अब सवाल पूछ रहे हैं और पब्लिक का सवाल आज यही है कि वोटों के लिए कांग्रेस को नफरती मौलाना भी मंजूर है, और ऐसा है तो क्यों है? वो तो कहते हैं वो सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो कैसे कांग्रेस पार्टी को इस मौलाना का साथ मंजूर है? तौकीर रजा पर तनाव 80 वर्सेस 20 की जो लड़ाई है, क्या इस पर ही चुनाव होगा और कांग्रेस भी इसी के हिसाब से खेल रही है? भड़काऊ भाईजान से गठबंधन की कैसी मजबूरी है आज कांग्रेस पार्टी की? और हेट स्पीच पर सिलेक्टिव क्यों है विपक्षी दल? ये सारे सवाल हैं जो आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह सांखला नेता है कांग्रेस पार्टी के, घनश्याम तिवारी जी है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तस्लीम अहमद रहमानी अध्यक्ष है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गजेंद्र सांखला जी, सवाल सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी तो सेक्युलर पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो क्यों आपको इस तरह की पार्टियों की साथ की जरूरत पड़ती है जहां हेट स्पीच और जहां इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं? कल बैठे हुए थे प्रदेश अध्यक्ष के साथ, आज प्रियंका गांधी वाड्रा जी के साथ तस्वीर, और आपने सुन ही लिया कि किस तरह के भड़काऊ भाषण होते हैं मौलाना साहब के। तो ये मौलाना भाईजान आपकी मजबूरी है, या आप समझते हैं कि ये सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट लेकर आपके सामने आए? ऐसा है जी, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति के हेट स्पीच का या गलत तरीके से बोले गए बयानों के साथ नहीं है। दूसरी बात यह है, देश के अंदर एक सरकार है, केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है। अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच दे रहा है, उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है, वो इस बात का बयान बतावे कि अगर किसी व्यक्ति ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोई बात कही है, तो वहां पर उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसने क्या एक्शन लिया है वो भी इस चैनल के ऊपर बताए। अगर हेट स्पीच है तो उसके खिलाफ एक्शन लो, कार्रवाई करो। तीसरी बात यह है, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तमाम धर्मों और संप्रदाय को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, देश के अंदर जो संविधान है उसमें विश्वास करने वाली पार्टी है। अब ये नहीं कहते, जिस व्यक्ति ने चुनाव शुरू होते ही कहा 80% और 20% के बीच में चुनाव है, ऐसे लोग धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। अब इनका चाल, चरित्र और चेहरा जनता ने देख लिया है। ना ये लोग नौजवानों के रोजगार की बात करना चाहते, ना ये लोग उन 5 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके और केंद्रीय मंत्री का बेटा उछल देता है और वो आज पद पर बैठा है। इस मुंह से बोल रहे हैं ये लोग, इस मुंह से ये लोग कहते हैं हम देश के लोगों का, देश के किसानों का भला करने की सोचते। 700 से ज्यादा किसानों ने जान दे दी, उसके ऊपर ये कहते हैं हमारे पास कोई सूचना नहीं कौन से किसान शहीद हो गए। मैं पूछना चाहती हूं, अगर किसानों के साथ मंत्री ने किया तो आपने तौकीर रजा साहब ने क्या कहा है वो भी सुन लिया होगा। उन्होंने कहा कि जिनोसाइड कर देंगे, कत्लेआम कर देंगे हिंदुओं का, और वो गुस्सा किसी का रोक नहीं पाएंगे। लेकिन संबित पात्रा जी, इस तरह के कमेंट्स पर कोई इत्तेफाक
ताक नहीं रखती। संबित ये पात्रा बात जी, आपको मैंने एक स्पष्ट कहा है, एक चाहे सवाल जो जो भी व्यक्ति हो, उठाया है उसकी गजेंद्र गलत शब्दों संखला को जी ने हम कि नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में पार्टी- राज है कांग्रेस योगी पार्टी ने आदित्यनाथ देश का, की बीजेपी की आजादी के लिए, सरकार है। देश को एकजुट रखने के लिए हमेशा संघर्ष किया है सब लोगों को। इनके पास क्या है? अभी देख रहे आप, प्रवक्ता बीजेपी के स्टार्ट होंगे, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुसलमान का साथ आप ले रहे हैं और तंज कस रहे हैं आप बीजेपी पर। गजेंद्र संखला जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। राज्यों के चुनाव मौलाना तौकीर रजा ने जो कहा, बावजूद उसके फोटोएं आप खिंचवा रहे हैं। आपका प्लेटफॉर्म है जहां वो बैठकर स्पीच दे रहे हैं और उसके बाद आप बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। वाह वाह। स्पीच के साथ कांग्रेस नहीं है, ये बात जिम्मेदारी से कह रही है और सरकारें चुप क्यों है? अब तक उसके खिलाफ कार्रवाई। चलिए संबित पात्रा जी, गजेंद्र संखला जी ने एक मुहावरा तो साबित कर दिया, चोरी और सीना चोरी। कह रहे हैं सांखला जी को शांत तो करिए, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं सुनूंगा कैसे? संबित पात्रा, ये आपका बयान है, आपको हिंदुओं का पट्टा किसी ने नहीं दिया। सांखला जी, आपने अपना वक्तव्य दिया, आपने बोला है। अब संबित पात्रा जी से जवाब तो ले लूं। संबित पात्रा जी, चोरी भी सीना चोरी भी, इस मुहावरे को आज साबित कर दिया गजेंद्र संखला जी ने, लेकिन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार तो योगी जी की है, तो आप अरेस्ट करवा लीजिए तौकीर रजा साहब को। हाँ करवाएंगे, क्यों, कोई शक है क्या? नहीं तो जब करवाते हैं, मुख्तार अंसारी को अरेस्ट करवाते हैं, अतीक अहमद को अरेस्ट करवाते हैं, तो ये रुदाली बन जाते हैं। हाय रे मेरा मुख्तारी को पकड़ लिया, हाय मेरे अतीक को पकड़ लिया। ये सारे बैठे तो हैं, ये सारे छाती पीट पीट के रोना शुरू कर देंगे। करने भी दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चिंता मत करिए सांखला जी, यथाशीघ्र कार्यवाही होगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अभी तक क्यों नहीं हुई? मुझे तो नाविका जी समझ में नहीं आ रहा, अभी तक क्यों नहीं हुई नाविका जी? अरे पहले इन्हीं को बुलवा दीजिए, ये चोरी ऊपर से सीना चोरी वाले को पूरा बुलवा दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। बोलिए आप संबित जी। देखिए नाविका जी, कितना आश्चर्य का विषय है। यहाँ पर एक तथाकथित मौलाना है जो आके कहते हैं कि अगर हमारे मुस्लिम युवकों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया तो हिंदुओं को अपने इस देश में ही जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। वो कहते हैं हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। वो कहते हैं हम तो जन्मजात लड़ाके हैं, सीएए के समय कह रहे थे हम तो वो हैं अल्लाह वाले, हम चाहेंगे तो खून की नदियां बहा देंगे। मगर उसको यहाँ बचाव करने के लिए 4 प्रवक्ता आए हुए हैं। आप देखिएगा, अभी डिबेट समाप्त होगा 9 बजे तक, आप देखिएगा सब उनकी बचाव में लगे हुए हैं। मगर अगर खुदा न खास्ता हम में से किसी ने ऐसा कुछ कह दिया होता तो अभी तो भूकंप आया होता। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में सारे लेख लिख रहे होते, ओ हिंदू फैनेटिक्स हैव टेकन ओवर इंडिया, हैव एनगल्फ्ड इंडिया, इंडिया इज नो मोर इंडिया, इंडिया ऐसा हो गया, इंडिया वैसा हो गया। मगर अब सब कान वान मुंह बंद करके गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठे हुए, ना मैं बुरा देखूंगा। उनको, आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि वीडियो में ऐसा कुछ है, और कुछ लोग सुन भी नहीं रहे हैं, उनको सुनना भी नहीं है, और बाकी मुंह बंद करके बैठे हैं कि हमें बोलना भी नहीं है। ये जो जिस प्रकार का सिलेक्टिविज्म इस देश में चल रहा है ना, शुक्र है कि कुछ लोग बोल रहे हैं हकीकत को। देखिए ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है, ये अभी आईएमसी, ये जो मौलाना है, इन मौलाना का कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इत्तेहाद ए मिल्लत, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया है। बंगाल के अंदर नाविका जी, आपको याद होगा, आपके साथ डिबेट कर रहे थे, वहां इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ अब्बास सिद्दीकी के पार्टी के साथ इनकी गठबंधन हुई थी, जो कि एक रेडिकल एलिमेंट है। एसडीपीआई कर्नाटक के अंदर पीएफआई के ऑफशूट एसडीपीआई के साथ इनकी गठबंधन हुई थी, और केरल में जमाते इस्लामी, जिसको कि यूएपीए के अंतर्गत यूपीए की सरकार ने बैन किया था, उनका वेलफेयर पार्टी जो उनका फ्रंट है, उसके साथ इनकी गठबंधन हुई थी। और राहुल गांधी ने तो कहा ही था बंद कमरे में, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनमें एक कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि एंटी हिंदू इनमें से कौन बड़ा है। हिंदुओं को भगा देंगे, पलायन कर देंगे, कानून अपने हाथ में ले लेंगे तो देखना तुम्हारा क्या होगा। ये इनके बीच में एक कंपटीशन चल रहा है, जनता जनार्दन देख रही है। और जनता इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को 2014 से तुष्टीकरण के नहीं जिता रही है,
आप जिस प्रकार तुष्टीकरण करके हिंदुओं को लगातार गाली के दायरे में ला रहे थे, आज जनता ये समझ चुकी है कि आखिरकार ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी, ये MY फॉर्मूला, ये DM फॉर्मूला, ये क्या होता है? इतने वर्षों से, दशकों से ये डिबेट होता था। MY मुस्लिम यादव फॉर्मूला, DM दलित मुस्लिम फॉर्मूला, ये हिंदुओं को डिवाइड कर देना और मुस्लिम को एक करना और दोनों को जोड़ करके एक फॉर्मूला बनाना जिसमें हिंदुओं को आप बांट करके रखो और हिंदुओं का हनन हो, यही तो इनका मकसद था, यही तो इनका आउटलुक है। इसी आउटलुक और इसी मकसद को हराने की बात मेरा आरोप है आप पर, क्योंकि हमने कई डिबेट की जब धर्म संसद की हेट स्पीचेस आई, हमने बहुत सारी डिबेट की और हमने मुहिम भी चलाई थी उस वक्त, और तब आपने बहुत से ऑब्जेक्शंस उठाए थे, बहुत से सवाल उठाए थे कि ये हेट स्पीच, ये कट्टर हिंदुत्व जो है ये बीजेपी से निकलती है, इनके अलायंस पार्टी से निकलती है। और आज रायपुर में होने वाले कट्टरवादियों का भी अरेस्ट हुआ है और हरिद्वार में हुए कट्टरवादियों का भी अरेस्ट हुआ है। लेकिन पिछले 10 दिनों से मौलाना तौकीर रजा साहब की जो स्टेटमेंट है, हेट स्पीच है, इस पर एक टिप्पणी नहीं आई समाजवादी पार्टी से। ऐसा क्यों? दूसरे दोहरे मापदंड क्यों होते हैं हर चीज के लिए? हेट अगर कट्टर हिंदू करे तो भी हेट होता है और कट्टर मुसलमान करे तो भी हेट होता है। दोनों के लिए एक ही मापदंड क्यों नहीं इस्तेमाल करते आप? कोई पैनलिस्ट को और देश के बड़े दिग्गज नेता की तरह मेरा कोई टेलीप्रॉम्प्टर अटका नहीं है, तो मैं अपनी बात खुल के रखना चाहता हूं। जहां तक हेट स्पीच की बात है, उसमें समूची भारतीय जनता पार्टी का टेलीप्रॉम्प्टर अटका रहता है। जब तक टेलीप्रॉम्प्टर नहीं बताएगा, ये बता ही नहीं सकते, हेट को कंडेम कर ही नहीं सकते। जैसे कि उदाहरण के लिए आपने हरिद्वार हेट की बात की, पूजा शकुन पांडे जी की तस्वीरें वायरल है हर जगह साध्वी प्रज्ञा के साथ। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किस चीज की मिसाल है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पुष्कर धामी जी की और शिवराज सिंह चौहान के साथ। उसके बाद उसी में प्रबोधानंद गिरी थे। प्रबोधानंद गिरी जो है अपनी आदित्यनाथ जी के साथ हुए वाक्यान के बारे में कहते हैं कि 2017 में आदित्यनाथ जी ने उनको मशाल दे दी, जाओ हिंदू खतरे में है, तुम बचाओ। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है, हिंदू खतरे में पड़ जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर चले न चले। फिर तीसरे उसमें जो व्यक्ति थे, एस नरसिम्हारन, दीपक त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राम रहीम आसाराम के बाद नए गुरु बन के उभरे हैं, जो कहते हैं कि जब पुलिस मुझे पकड़ने आई, उस पुलिस को जिसको धमकाते हैं, तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे मारे जाएंगे। पुलिस जब पकड़ने आई तो आदित्यनाथ जी ने पुलिस को डांटा, और उसके बाद इसमें जो बाकी आनंद स्वरूप, कोई ऐसा व्यक्ति है वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसाराम, राम रहीम जैसा धर्मगुरु न बना हो? इन सब लोगों को अपने कंधे पर लाद के घूमने वाली पार्टी किसी और के ऊपर क्या उंगली उठाएगी? और जहां तक आपने तौकीर रजा की बात की, स्टिक पर सबसे ऊंचे हैं घनश्याम तिवारी जी, आपकी पार्टी सबसे ऊंची है, शिखर पे है। आप तो कम से कम भर्त्सना कर दीजिए स्पीच की और कह दीजिए कि ये सेक्युलरिज्म किसी भी मुसलमान के साथ जाने से नहीं प्रूव होता। आप कह तो दीजिए कि ये जो उन्होंने कहा ये सही नहीं है। आप दूसरों को जितना मर्जी पाठ पढ़ा ले, मैं आपके साथ रहूंगी, टेलीप्रॉम्प्टर का इंतजाम भी कर दूंगी, लेकिन आप कम से कम कहिए तो सही कि तौकीर रजा ने जो कहा वो गलत था और गलत है। इस देश में जहां पर बेरोजगारी महामारी की तरफ फैली हुई है भारतीय जनता पार्टी की वजह से, उस देश में किसी भी तरह की सांप्रदायिक राजनीति, लोगों को भड़काना, एक दूसरे के खिलाफ करना, ये टेलीप्रॉम्प्टर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का अटका हुआ है। और इस बार कमाल है, आपको तौकीर रजा का बयान से आपको कोई उसमें विवादित बयान नहीं लगता? आप उसको कंडेम नहीं करेंगे, आप उसके बारे में कुछ कहेंगे नहीं, और आप सेक्युलरिज्म का तमगा पहने अपनी छाती पर लगाए घूमेंगे कि हिंदुओं का जो कत्ल कर दे वो होना सही होता है, उसी से सेक्युलरिज्म आती है। संबित पात्रा जी शर्मा क्यों रहे हैं?
तौकीर रजा के बारे में कहने से परहेज क्यों है घनश्याम तिवारी को? बात की इधर से उधर मत कीजिए, ये न्यूज चैनल है। बात इधर से उधर आप कर रहे हैं। बात का नुक्कड़ अब मैंने शांति से सुन लिया ना, अब मैं जवाब दे दूं। जो भी तौकीर रजा ने कहा वो सरासर गलत है और वो उसी तरह के बयान है जो 80-20 हेट स्पीच आदित्यनाथ। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। 10 दिन से वक्तव्य बाहर था। पिछले 7 मिनट से तो मैं आपको कह रही हूँ कि कह दीजिए और आप इतनी मजबूर हो के आपने कही ये बात, पहले क्यों नहीं कह दी डॉक्टर पात्रा? आपके मंच पर लगातार रोज बहस कर रहा हूँ, आपने कितनी बार दिखाया? आप स्वयं 10 दिन ये बोलने पूरा फिर मैं बोल लूंगा नाविका जी। ये तो 10 मार्च तक बोलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू। नहीं, उसके बाद भी बोलेंगे। चलिए उसके बाद तो नहीं बोलेंगे ना, कम से कम अब तो मैं बोल लूं। थैंक यू नाविका जी। नाविका जी, इस देश में एक रूल है और खास करके लिबरल्स और तथाकथित सेक्युलरिस्ट के लिए कि अगर हिंदुओं के खिलाफ कुछ कहा जाए तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के एम्बिट में आता है, और अगर गलती से उल्टा हो जाए तो फिर पूरा देश जो है वो गर्त में चला जाता है, फांसीवादी हिंदुस्तान बन जाता है, फिर ये लिंचिस्तान कहलाता है, फिर ये हिंदुस्तान नहीं कहलाता है। बाकी तो जो अभी ये मौलाना साहब कह रहे थे ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आता है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इन्होंने साध्वी प्रज्ञा, सारे जितने भी भगवाधारी सबका नाम इन्होंने ले लिया, सही लिया गलत लिया ये अलग विषय है। आप सोच के देखिए कि भगवा के प्रति, हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत है कि कहीं किसी भी कीमत पे इनको आतंकवादी सिद्ध करना है। मालेगांव ब्लास्ट में योगी आदित्यनाथ से लेके बाकी भगवाधारियों को किस प्रकार से आतंकवादी सिद्ध करने के लिए इनकी सरकारों ने पूरी चेष्टा की थी, उसका खुलासा अब हो रहा है। भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को बेचने और भगवान आतंकवाद के विषय में पूरे विश्व में एक नैरेटिव बनाने का प्रयास इन पार्टियों ने किया था, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इनको किसी भी कीमत पे नैरेटिव को हिंदुओं के खिलाफ लाना था। आतंकवादियों को छोड़ने की बात 2012 में अखिलेश यादव ने किया था। वो तो भला हो इलाहाबाद हाईकोर्ट का, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था कि आतंकवादियों को आप जेल से नहीं छोड़ सकते। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जिनमें से कुछ लोग तो याकूब मेमन को डिफेंड करते हैं। ये वो लोग हैं जिनमें से कुछ के प्रवक्ता, बड़े नेता राहुल गांधी जाके अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने में इनको हर्ष और फक्र महसूस होता है। उनसे हम क्या सवाल पूछ रहे हैं? हिंदुओं के पलायन, भारत का नक्शा बदल जाएगा, इसका जवाब ये देंगे। और टेलीप्रॉम्प्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस। 8 वर्षों में इन्होंने कितना बड़ा घोटाला खोज के निकाला है ना मोदी जी के खिलाफ। टेलीप्रॉम्प्टर घोटाला निकाल दिया है इन्होंने। वाह! जिस युवक को जो ऑस्ट्रेलिया से तथाकथित रूप से पढ़ के आया हो, वर्चुअल का अर्थ नहीं पता है कि वर्चुअल रैली क्या होती है, वो यहां 10 बार टेलीप्रॉम्प्टर कर रहा है। मुबारक हो, आप लोगों ने इतना बड़ा घोटाला टेलीप्रॉम्प्टर का निकाला है। आपके पास मुद्दा ही नहीं है, 2 दिन से टेलीप्रॉम्प्टर कर रहे हैं। एनी हाउ, हिंदुओं का बैशिंग करिए, हिंदुओं के खिलाफ बोलिए, इससे बड़ा मुद्दा आप लोगों के पास हो नहीं सकता है। आप पहले बचाव करिए, ये जो तौकीर खान साहब है इनका बचाव करिए। मुझे लगता है यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। रहमानी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बारे में कहा गया, एक वाक्य में जवाब दूंगा। ये बातें 8 साल से टेलीप्रॉम्प्टर से लेकर के आपके बारे में नहीं कहा। वर्चुअल रैली तो अखिलेश जी को समझ में नहीं आया था। जवाब सुनिए। ये बातें कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए, ये 5 साल संबित पात्रा जी ओएनजीसी के डायरेक्टर रहे। इन्होंने कभी एक बार भी कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े? 30 रुपए में पेट्रोल डीजल की बात करते हैं। अरे 5 साल नहीं रहा, चिंता मत करिए। क्यों नहीं डायरेक्टर बन सकते हैं? जिसको वर्चुअल पार्टी, जिसका वर्चुअल का मीनिंग पता नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, और हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं भैया? अरे भाड़ में क्या जाए, आप जाए भाड़ में। टोटी चोरी करके आप लोग लेते हैं, टोटी तक छोड़ते नहीं है, और पढ़े लिखे सर्जन के ऊपर आप लोग उंगली उठाते हैं कि सर्जन की क्या कुवैत है, कि सर्जन डायरेक्टर कैसे बन सकता है। अरे टोटी चुराने वाले आप सीएम बन सकते हैं। वर्चुअल का जिसका, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ वर्चुअल एंड यू थिंक दैट यू आर फिट टू बी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। हाउ डेयर यू अंडरमाइन द कॉमन पीपल, एंड हाउ डेयर यू अंडरमाइन डॉक्टर्स। Let me tell you categorically, Mr. GST, you may not be educated, but let me tell you, your leader who says that he is highly educated, he has come from Australia, he does not understand what is the meaning of virtual rally, and he has the audacity of saying that
घनश्याम तिवारी जी, एक मिनट घनश्याम तिवारी जी, आपको ऑब्जेक्शन किस बात से है? आपको ऑब्जेक्शन किस बात से है? आपको पता होगा नहीं, आपने ओएनजीसी का मुद्दा उठाया, तो मैं बता दूं कि डॉक्टर संबित पात्रा पढ़े लिखे इंसान हैं और वो जहां भी चाहे तो वो जा सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इतना स्कैम है, लेकिन आप तो इतना कुछ जानते हैं, आप तो इतना बिल्कुल सर्विसेज में भैया 10 साल में यूपीएससी ऑफिसर के रूप में तुम लोग अनपढ़ गवार नहीं हो, समझ लो। नाहिद हसन की तरह अनपढ़ गवार नहीं है, तय करने का काम है। अनपढ़ गवार लोगों को प्रोजेक्ट करने वाले सर्जन और डॉक्टर्स की अरे मैं उत्तर प्रदेश के सभी डॉक्टर्स को बोलता हूँ इनको सबक सिखाना। ये डॉक्टर्स के खिलाफ बदजुबानी करते हैं। मैं बोलता हूं सभी, आई गिव अ कॉल टू ऑल द डॉक्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यूनाइट अगेंस्ट दिस समाजवादी पार्टी। They don't understand the importance of doctors. They don't understand the importance of educated people. All the doctors should unite against these. No, all the doctors should unite against these buggers. These people who do not understand the importance of educated people. These people who do not understand the importance of medical sciences. These people who do not understand the importance of surgery. These people, those who eulogize Maulanas and Nahid Hassan. How dare you call upon us? Dr. Patra, अंग्रेजी गुस्सा आता है तो आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, आपको गुस्सा आता है तो आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ डॉक्टर्स का नहीं है। और आपको चुनाव लड़ा था, मुझे नहीं लगता आपको ना कांग्रेस का सर्टिफिकेट चाहिए ना समाजवादी पार्टी का सर्टिफिकेट चाहिए, कहीं पर भी आप जा सकते हैं। मैं सिर्फ घनश्याम तिवारी जी आपको इतना बताना चाहती हूँ कि ओएनजीसी से अगर आप मुद्दा शुरू कर रहे हैं तो ओएनजीसी एक्सप्लोरेशन कंपनी है, दाम नहीं सेट करती पेट्रोल डीजल के। आप गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं, कम से कम इतना समझ जाइए कि कहां पर दाम सेट होता है, दाम सेट कहां पर होता है वो समझ जाइए। आशुतोष जी, एक मिनट चुप रहेंगे। एक मिनट घनश्याम तिवारी जी, डरा हुआ नहीं है, संबित पात्रा डरा हुआ है, हिंदू डरा हुआ नहीं है, हिंदू मजबूत है। अरे भैया क्यों चिल्ला रहे हो सांखला साहब? अरे जल्दी से जनेऊ कोट के ऊपर पहन लो साहब, राहुल गांधी को जनेऊ पहनाओ कोट के ऊपर, इतना मत चिल्लाओ। हिंदू मजबूत है। अच्छा ठीक है, जब से आप शिव भक्त हुए हिंदू भी मजबूत हो गया है, अच्छी बात है। हिंदू मजबूत है, फिर भी मौलाना तौकीर रजा साहब का आपको साथ चाहिए। लेकिन आशुतोष जी आप मंद मुस्कुरा रहे हैं। आशुतोष जी आप मंद मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ। संखला साहब आप टॉलरेंट पार्टी हैं, आप सेक्युलर पार्टी हैं, किसी और को बोल लेने दीजिए। आशुतोष जी भी हैं पैनल पर, रहमानी साहब भी हैं, बोल लेने दीजिए, उन्हें भी बोल लेने दीजिए, उनके भी कुछ हक है संविधान में। आशुतोष जी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि तौकीर रजा की स्पीच पर, और प्लीज वो वाला सिर्फ वो वाली दलील मत दीजिएगा कि सरकार उन्हें उठा सकती है। मैं ये कह रही हूँ कि सरकार उठा लेती है, लॉ एंड ऑर्डर एक्ट कर जाता है, वहां भी कॉन्डेमनेशन होती है कि भाई हेट स्पीच हो गया, हिंदूवादियों ने कर दिया, ये कैसे धार्मिक संस्था चलाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन तौकीर रजा पर बहुत ही चुप्पी है, ना कांग्रेस तो बल्कि साथ ले रही है, समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी और जितने भी बुद्धिजीवी हैं, किसी ने भी इस स्पीच का ना खंडन किया, ना इसको कंडेम किया, ना सवाल उठाए। ऐसा क्यों? अलग अलग रूल क्यों है सबके लिए? देखिए, तौकीर रजा जैसे लोगों की जगह तो जेल है, उनको जेल में रहना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस देश में अगर तौकीर रजा जैसे लोग बाहर नहीं रहेंगे तो राजनीति होगी कैसे? और राजनीति इनकी चलती रहे तो वो उसके लिए तौकीर रजा की जरूरत होती है। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जब तौकीर रजा ने 7 तारीख को भाषण दिया तो जेल में होना चाहिए, और उसके पहले जो धर्म संसद में जिस तरीके से ये कहा गया कि 20 करोड़ मुसलमानों का नरसंहार होना चाहिए,
मनमोहन सिंह के सीने पे 6 गोलियां मारनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंदर कहा जाता है गांधी जी को गालियां दी जाती हैं, और इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे पड़ती है? तो इन लोगों की हिम्मत इसलिए पड़ती है क्योंकि इस देश के अंदर अब कानून का शासन बचा नहीं है। अन्यथा जिस दिन धर्म संसद में इस तरीके की बात की गई थी, उसके आधे घंटे के बाद अगर पूरी की पूरी धर्म संसद के एक एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया होता, तो इस देश के अंदर यह मैसेज जाता, और किसी तौकीर रजा की इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी औकात नहीं होती, और इतना दम नहीं होता कि वो इस तरीके की भाषणबाजी करते। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब तौकीर रजा कुछ बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसके बाद वो कहते हिंदू खतरे में पड़ जाता है, और तौकीर रजा के पक्ष में कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन खड़े हो जाते हैं जिनको लगता है कि मुसलमान खतरे में पड़ जाता है। और जब यति नरसिंहानंद जैसे लोग बोलते हैं तो समित पात्रा भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई आदमी बोलता नहीं है, और उनकी गिरफ्तारी तब होती जब सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू करता है। उनकी बात तो छोड़िए ना आशुतोष जी, हमने तो कंडेम किया, आपने कंडेम किया, आपने तौकीर रजा को क्यों नहीं कंडेम किया? आप दूसरी दुनिया को छोड़ दीजिए, अपनी बात बताइए। ये मुल्क आशुतोष की वजह से नहीं चलता। ये मुल्क इस देश कमाल है, पर आशुतोष संविधान, नहीं, आशुतोष जी अपना ओपिनियन तो रखते हैं, इस बात पर ओपिनियन क्यों नहीं आता खुल के सामने? नहीं, मेरी बात सुनिए। मैंने एक बुनियादी सवाल उठाया है, क्या इस देश के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तराखंड की सरकार हो, उड़ीसा की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, क्या वो सरकारें इतनी कमजोर हो गई हैं कि इस देश के अंदर खून खराबे की बात की जाए वो सरकारें काम ना करें? सुप्रीम कोर्ट का इंटरव्यू, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरव्यू करना पड़ता है पूरे मसले पे। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि समित पात्रा उस वक्त कहां थे जब यति नरसिंहानंद ने कहा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की उस दिन खड़े होकर? तब तौकीर रजा तो आशुतोष जी, तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूं कि रायपुर का जहां कालीचरण महाराज जहां से गिरफ्तार हुए थे, तो रायपुर का जो पूरा धर्म संसद था वो तो ऑर्गेनाइज करने वाली कांग्रेस पार्टी थी वहां पर। वहां पर आपने नहीं सवाल उठाए, तब आपको कानून का नहीं आता है कोई भी ख्याल। और आज तौकीर रजा प्रियंका गांधी जी के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, आपको ये बुरा नहीं लगता? और वही पार्टी अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर पार्टी कहती है, आपके मुंह से सवाल नहीं निकल रहा, ऐसा क्यों? नविका जी, आप थोड़ी सेलेक्टिव हो गई हैं, आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि जब तौकीर रजा बोलता है तो प्रियंका गांधी की आवाज बंद हो जाती है, और जब नरसिम्हानंद बोलते हैं तो देश के प्रधानमंत्री समेत उनके प्रवक्ताओं की आवाज बंद हो जाती है। इसलिए इस देश के अंदर कानून का शासन नहीं है। ऐसे लोगों को बोलने की आजादी कैसे मिल जाती है? बोलते क्यों हैं? जो टीवी चैनल पे आके हिंदू खतरे की बात करते हैं, जो टीवी चैनल पे आके मुसलमान खतरे की बात करते हैं, इन सब लोगों को जेल में होना चाहिए। यह मुल्क संविधान से चलेगा। संबित पात्रा जी, गजेंद्र संकला भी साथ दे रहे हैं आशुतोष का, लेकिन तस्वीर भूल रहे हैं प्रियंका जी की। ये सवाल पूछिए समित पात्रा से। मैं जवाब दीजिए, आप ही का सवाल, आप ही के सवाल, आशुतोष जी के सवाल का जवाब। मैंने सवाल सुन लिया, जवाब देता हूं, बहुत शांति से जवाब देता हूं। देखिए, आशुतोष जी ने बहुत अच्छे से कहा कि अगर उसी दिन गिरफ्तारी यति नरसिम्हानंद जी की हो गई होती, यति नरसिम्हानंद इस प्रकार की बातें नहीं करते, तो ये जो मौलाना रजा खान साहब है, तौकीर रजा खान, वो भी इस प्रकार की बात नहीं करते। तो बड़े ही वील्ड तरीके से रजा खान के लिए कि ये सब एक रिएक्शन था, क्योंकि नरसिम्हानंद ने कहा तो रजा खान ने भी कह दिया। यही तो हम करते आ रहे हैं। अगर हम इस चेन रिएक्शन को पीछे आशुतोष जी के हिसाब से एक चेन रिएक्शन था, आपकी पार्टी ने कंडेम किया, मैंने आपके बीच एक सेकंड, आपने जो सवाल पूछे मैं जवाब, नाविका जी ये अच्छी बात नहीं। मैं ध्यान से सुनूं, इनकी ये सब हमारे बीच में चिल्लाते हैं ना। नाविका जी, आप कंट्रोल करिए, इनको पहले बोलिए, चिल्लाना बंद करेंगे। ये पत्रकार है, दूसरों के बीच में चिल्लाना उचित नहीं है। इन्होंने 5 सवाल पूछे हैं, मैं शांति से 5 सवाल का जवाब दूंगा, ये चिल्लाना बंद करे। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहे हैं ना। मैं जवाब दे रहा हूं, शांति से बैठिए, शांति बनाए रखें। आपने 5 बार पूछा है, सुनो शांति से रखें। आशुतोष जी, आपने शांति बना के सुनिए, सवाल के जवाब दे। यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है, शांति से सुनो। कंडेम नहीं किया था। नहीं, शांति से सुनो जरा, शांति से सुनो जरा, चिल्लाना बंद करो। आप चिल्लाना बंद करो और शांति से सुनो। जवाब नहीं दे रही है। नहीं देंगे। नाविका जी, ये आप कैसे लोगों को लेके आते हैं डिबेट में, ये इस प्रकार से चिल्लाते हैं बेहूदगी के साथ। मैंने शांति से सुना, इनको 10 मिनट ये बोलते रहे, मैंने इनके बीच में नहीं आया।
ये दूसरों को बोलने नहीं देंगे, ये पत्रकार कहते हैं अपने आपको। क्या मजाक है नाविका जी? शांत हो जाओ, शांत। मैं तुम भी मत चिल्लाओ, शांति से बैठो और मुझे सुनो जरा। पानी पीजिए, आप भी शांत, आप तुम भी शांत होकर सुनो जरा। अरे आप डॉक्टर मैं साहब हैं, आप तुम आपका पानी ब्लड पियो प्रेशर जरा, हाई हो शांति से सुनो। नाविका जी से बोलो पानी आपका पिएगा और ब्लड शांति से प्रेशर सुनेगा हाई हो जरा। जाएगा इसे बोलो शांति से सुनेगा। आशुतोष जी, इसको मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई नहीं होगा, मुझे पता है। मुझे ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल में रखना है। इसको बोलो ट्रोल की तरह बिहेव करना बंद करेगा और जर्नलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। दवा ले लीजिए। नाविका जी इसको बोलो कि शांति से सुनेगा, ये इस प्रकार से ट्रोल की तरह बिहेव करना बंद करेगा। जवाब दीजिए। अब मैं सबके फेडर डाउन कर रही हूँ। मैं कैसे जवाब दूंगा जी? ये ट्रोल अगर नॉन स्टॉप चिल्लाते रहेगा तो जवाब कैसे दूंगा? नहीं, आप दीजिए। ट्रोल को शांत करिए पहले। ये आपने नरसिम्हा को कंडेम किया या कंडेम नहीं किया, बता जवाब दीजिए बस। नहीं, पहले इस ट्रोल की आवाज को कम करो नाविका जी, वरना मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूं। मैं शांति से जवाब दूंगा। सारे प्रश्नों को लिखा है मैंने। वो चुप है। कंडेम आपने किया था या नहीं कंडेम किया था? नाविका जी पहले ट्रोल की आवाज को तो कम करो नाविका जी। कैसे होगा ये? यहाँ पर भी अगर इस प्रकार से वाहियातगिरी करेंगे तो हम डिबेट कैसे करेंगे? मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। भाई तबियत खराब हो जाएगी संबित पात्रा, तबियत खराब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर नहीं हाई होगा ट्रोल साहब, इतनी चिंता मत करो। अरे चेहरे पे बिल्कुल हाई नहीं होगा ब्लड प्रेशर। नाविका जी आप इनको पहले कंट्रोल करिए। अच्छा एक मिनट। अरे चेहरे पे तनाव है। अरे बिल्कुल मेरे चेहरे का तनाव की चिंता मत करिए। काशीराम जी नहीं आए हैं मेरे सामने जो तनाव आ जाएगा। कोई काशीराम जी नहीं आए हैं जो तनाव आ जाएगा। आशुतोष जी, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, दवा लेनी पड़ेगी संबित। काशीराम जी नहीं, काशीराम जी नहीं आए हैं जो मेरे चेहरे पे तनाव आ जाएगा। शांति से आपको ब्लड प्रेशर की दवा लेनी पड़ेगी भाई साहब, शांत रहिए थोड़ा सा। आशुतोष जी प्लीज चिंता मत करिए, ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। अरे काशीराम का एपिसोड मैंने देखा है, उससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नाविका जी जरा शांत करिए, मैं शांति से बोल दूं जरा। नाविका जी कहां से ट्रोल लोगों को पकड़ के लाते हैं बताइए? ये ट्रोलर्स हैं, ये डिबेटर्स नहीं है। के लिए संबित पात्रा 45 सेकंड्स के लिए संबित पात्रा जी। थैंक यू। देखिए नाविका जी, यहाँ पर आशुतोष ने कहा कि ये तो एक चेन रिएक्शन था। जो भी ये मौलाना रजा ने कहा है वो तो इसलिए कहा है क्योंकि यति नरसिम्हानंद ने कहा है। आप सोचिए ये किस प्रकार से मतलब यहाँ बचाव के लिए आए हैं मौलाना के। अगर इसी प्रकार हम चेन रिएक्शन देखते चले जाएंगे, और मैं कहूँगा डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 1942 में, जिसमें हजारों हजार मुसलमानों ने हजारों हजार हिंदुओं को मार दिया था, और ये सारा चेन उसके बाद हुआ है, तो इनको सांप सूंघ जाएगा। अब देखिए हिंदुओं के खिलाफ किस प्रकार से जहर उगलना है, आप इनकी नैरेटिव को समझिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मतलब ये सारा कुछ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, इसलिए मौलाना रजा खान जो है, तौकीर रजा खान, ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये हिंदुओं को पलायन की बात कर सकते हैं, ये हिंदुओं को मरने मारने की बात कर सकते हैं, और ये कह रहे थे इनको तो सब जेल में होना चाहिए। जेल में क्यों नहीं? जब ये जेल जाएंगे तो यही वो व्यक्ति पहला है जो आर्टिकल लिखेगा, सत्य हिंदी में आर्टिकल। देखिए ये फासिस्ट सरकार है, जेल बेचती है। याकूब मेमन के पक्ष में जब सुप्रीम कोर्ट उनको फांसी देती है तो ये आर्टिकल उसके पक्ष में लिखते हैं। और जब याद करिए बुरहान वानी को आर्मी मारती है तो ये लोग कहते हैं ये तो हेडमास्टर का बेटा था, बेचारा आर्मी ने मार दिया। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ खड़े होने वाले लोग यहां पर जीभ चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भेजो ना अगर हिम्मत है तो मौलानाओं को जेल में। और सही बात है, इस देश में कोई भी आके हिंदुओं को कोई भी गाली दे सकता है। हम सब चुप रहते हैं। संयम बराबर का दोनों तरफ होना चाहिए। इसमें कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होता। धर्म संसद सवाल का जवाब नहीं दिया पर सेम रूल अप्लाई होता है, लॉ अप्लाई होता है। लेकिन ये शो है सवाल पब्लिक का, सिर्फ सवाल आशुतोष का नहीं हो सकता। ये शो है सवाल पब्लिक का। पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। सावन मिश्र बिहार से, जितेंद्र यादव प्रयागराज से सवाल पूछ रहे हैं। पहले आइए उनके सवाल मैं लेने वाली हूं शो पर। प्लीज सब ध्यान से सुनिए, और जिसके लिए यह सवाल होगा उसे मैं 45 सेकंड दूंगी जवाब देने का। सुनिए। मैं सावन मिश्रा मधुबनी बिहार से। मेरा सवाल ये है कि जो देश को टुकड़े टुकड़े की बात करे, जो देश का नक्शा बिगाड़ने की बात करे, ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस ही खड़ा क्यों होती है, और वैसे लोग कांग्रेस के साथ ही खड़ा क्यों होते हैं? आखिर कांग्रेस से इनके जैसे लोगों का क्या रिश्ता है? हरिद्वार में जो हुआ उस पे सिर आसमान पे उठा लेंगे। और अब जो तौकीर रजा ने जो बयान दिया है, क्या उस पे साफ नहीं सूंघ रहा है? क्या ये संविधान खतरे में नहीं है? रहमानी साहब, दोनों सवाल है, पहले आपसे पूछूंगी और फिर सांखला साहब के पास जाऊंगी। पर रहमानी साहब, धर्म संसद पे हम सब ने बात की थी और हमने उसे कंडेम किया था। इस पर आप क्या कहेंगे?
क्या ये सवाल मुझसे थे? मेरा ख्याल है सवाल दोनों मुझसे नहीं थे, लेकिन आप पूछ रही हैं तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि देखिए, आपने आज एक बहुत बड़ी अहम बात कही है, उस पर किसी की शायद तवज्जो नहीं गई, लेकिन मैंने बहुत गौर से सुना कि आपने कहा कि योगी जी ने जो कहा था 80-20, तो उसमें 20 का मतलब मुसलमान था। तो अगर वाकई ये मुसलमान था, आपको अगर आपके सोर्सेज से उन्होंने जवाब दिया है कि 20% का मतलब मुसलमान था, तो अपने आप में बहुत बड़ी हेट स्पीच है ये। उसके लिए उनको जेल में जाना चाहिए। ये 1936 का सेपरेट इलेक्टोरेट की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं हो रहा, ये इंडिया के सेकुलर डेमोक्रेसी का एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, जिसमें हिंदू और मुसलमान के नाम पे सीटें बटी हुई नहीं है। तो 80-20 की बात कर रहा है तो हेट स्पीच है, उनको जेल में जाना चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो ये आज का मौजू है, मैं पूछना चाहता हूं, एक तो तौकीर रजा ने 7 जनवरी को कहा 11वां दिन पूरा होने को है। ऐसा नहीं कहा कि योगी जी ने मुझे बताया है कि 20% का मतलब मुसलमान है। मैंने ये कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है और आप समझ भी गए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बात उछालनी आपका हक है, उछालिए, चाहे गलत ही मैंने तो नहीं, सवाल तो ये है ना, 20% कौन है? तो उनको हमने भी पूछा योगी जी से, कोई जवाब नहीं है, लेकिन आपने कहा कि वो 20% मुसलमान हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा देश में सबका साथ सबका विश्वास की बात करने वाले लोग अगर 80 और 20 कह रहे हैं, मुसलमान है, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। जिस तरह से मुझे टोकते हैं, आपके मुंह में शब्द डालने से मैं भी टोकूंगी, मेरा शो है। नहीं, आपका शो है, लेकिन आप वो इंप्रेशन यही आया, इसलिए मैंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जमाना नहीं है। ऐसे इंप्रेशन आते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन है जो सही नहीं होते, जैसे आपको तौकीर रजा का इंप्रेशन ही नहीं आ रहा, आपको शायद लग रहा है ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, तो आपके इंप्रेशन हर बार सही नहीं हो सकते। नहीं, मैं इस मामले में आशुतोष के साथ खड़ा हूं 100%। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हेट स्पीच का, हमने अकबरुद्दीन अवैसी की हेट स्पीच को भी उसी तरह कंडेम किया था जैसे यति को किया था। और यति से पहले के वो स्टेटमेंट जिसमें एक गवर्नर ने ये कहा, तथागत राय ने, कि खून का दरिया बहा के हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। जिसमें कहा गया कि 800 साल के बाद हिंदुओं का राष्ट्र आया, अशोक सिंघल जी ने कहा, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। जिस तरीके से कत्लेआम कर दिया गया, जो लोग MP बन के बैठे, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। ऐसे बहुत सारे बयान है, सीरीज पेश कर सकता हूं मैं बयानात की। और अब भी सुप्रीम कोर्ट, आपने कितना प्रोग्राम चलाया, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वो हुआ। और आज 11 दिन के बाद जब एक तौकीर रजा ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो शाम को सारे टेलीविजन की डिबेट के टॉपिक बदल जाते हैं, उसी वक्त दोपहर तक कुछ और होता है। आप कांग्रेस को, आप तो मैं नहीं करूंगा, नहीं, मैं SDPI के आप प्रवक्ता हैं, SDPI मैं नहीं करूंगा, ना मैं SDPI में हूं, ना मैं कांग्रेस। तो जग जाहिर है। तो गजेंद्र सांखला जी, नहीं, मैं SDPI सांखला जी, मैं आपसे 3 महीना पहले, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 3 महीना पहले मैं SDPI छोड़ चुका हूं। एक मिनट, नाविका प्लीज करेक्ट, मैंने 3 महीना पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। और नेशनल मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज आज मुझ जैसे मुसलमानों को अपने साथ रखना नहीं चाहती, इसलिए कि तौकीर रजा बना दिया जाएगा। तौकीर रजा लेके, और कांग्रेस हो या समाजवादी हो, BSP है, तो मुसलमानों का फेस्ड मैनर में मार्जिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिकल एरेना में। इस नाम पे बहुत सीधे कह रहा हूं मैं कि कोई मुसलमान अगर मुसलमान की शनाख्त के साथ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आता है, तो फौरी तौर पर संबित पात्रा सुबह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 25 इल्जाम लगा देंगे, और शाम को सारा टेलीविजन का चैनल उसके ऊपर बैठ के डिबेट करेंगे। वो ना जाए पॉलिटिक्स में। ये अगर राजनीति है तो मुल्क को कौन तोड़ रहा है, ये बात संबित पात्रा को समझनी चाहिए, ये पूरी बीजेपी को समझनी चाहिए, ये RSS के उन चीफ को समझनी चाहिए जो 3 दिन के अंदर एक आर्मी इस देश में खड़ा करना चाहते। क्यों करना चाहते, जवाब दीजिए। संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, इन्होंने कहा कि मुसलमान को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कोई आने नहीं देना चाहता, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। मतलब ये जो मौलाना तौकीर रजा खान हैं, इनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने करके बहुत बड़ी गलती कर दी। और आपने डिबेट किया, इन्होंने कहा कि डिबेट्स भी होने शुरू हो गए। मतलब डिबेट केवल यति नरसिम्हानंद पे होना चाहिए। मौलाना जी पे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उनको मेन स्ट्रीम ऑफ
पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में आना है, इसलिए उनके ऊपर डिबेट भी नहीं होना चाहिए। और वो कुछ भी बोलते हैं हिंदुओं के खिलाफ, मारने काटने, खून की नदियां बहाने, तो ये सब हम सब नजरअंदाज कर दे, क्योंकि इनको मेन स्ट्रीम में जाना है। करते देखिए फिर 7 जनवरी की शाम को करते रहा डिबेट, पर आपकी 7 तो जनवरी की चुप्पी दोपहर 7 को जनवरी से तकरीर हुई बनी है हुई जुमे है। के दिन। मैं तो शाम को मैं 1 सेकंड में से जवाब दे रहा हूँ, सारे लोग बीच में क्यों चिल्लाते हैं? आप भी चुप दंगा बीच में क्यों करते हैं? मैं तो पूरा इनको सुना। 1 सेकंड नाविका, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ जी। नाविका, मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। 11 दिन नाविका, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। 1 सेकंड जरा इनकी आवाज कम करें नाविका। मैं सब लोग मेरे बीच में चिल्लाते हैं और मैं शांति से किसी 4 लोग मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा और सब बीच में चिल्लाएंगे। देखिए नाविका जी, 7 तारीख को हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज क्यों हुआ है? दे नहीं सकते हैं। 2-4 लोग ले आते हैं अपने साथ। 1 सेकंड नाविका जी, पहले तो आप इनकी आवाज को तो कम करें, ये नॉन स्टॉप सबके बीच में चिल्लाएंगे, कैसे आवाज होगा? कम है, 30 सेकंड का समय है। समित पात्रा जी। हाँ नाविका जी, इन्होंने कहा कि 7 तारीख को हुआ था, 10 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया? महात्मा गांधी जी के विषय को लेकर आज भी आप हमें गलत तरीके से घेरते हो। आज भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी जी को लेकर करते हो। 70-72 साल के बाद आप करते हो। 1925 में संघ बना था, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप करते हो और आप हमें बोल रहे हो कि 10 दिन पहले जो हुआ था उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आज क्यों किया गया? मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हमने 8 तारीख को कर लिया होता तो मौलाना साहब जो कह रहे थे वो बहुत गलत था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने कर लिया तो मौलाना साहब रैकेट से बाहर चले। बहुत बढ़िया है, कमाल बचाना हर कीमत पे आपको मौलाना साहब को है और हर कीमत पे आपको हिंदुओं को गाली देनी है, बस यही आपका मकसद है। आज तौकीर रजा पर चुप क्यों है? और कांग्रेस पार्टी अगर अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर पार्टी कहती है तो तौकीर रजा जैसे इंसान के साथ कैसे साथ दे सकती है? कैसे उनको अपने साथ रख सकती है? कैसे चुनावी गठबंधन कर सकती है? क्योंकि तौकीर रजा ने जो कहा वो था सारे हिंदुओं का खात्मा। क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? जिस तरह धर्म संसद को हम भक्षना करते हैं उसकी और कहते हैं मुहिम चलाकर कि इन्हें अरेस्ट होना चाहिए, उसी तरह हम समझते हैं कि तौकीर रजा के खिलाफ भी वही आवाज उठनी चाहिए। लेकिन ये आवाज दब क्यों जाती है? ये बुद्धिजीवी, ये विपक्षी दल क्यों वोटों के चक्कर में भूल जाते हैं इसकी भक्षना करना? यही आज सवाल है पब्लिक का, और पब्लिक ये सवाल पूछती रहेगी। क्या चुनाव है तो सब कुछ चलता है? क्या कोई भी किसी को मारेगा काटेगा? इस तरह की भाषा चुनाव में इस्तेमाल होगी? क्या यही है हमारा संविधान? क्या यही है हमारा लोकतंत्र? यही है सवाल पब्लिक का, और हम ये सवाल पूछते रहेंगे, अपनी आवाज उठाते रहेंगे और आपके सवाल सामने लाते रहेंगे। लेकिन आपसे इजाजत लेने से पहले मैं ये आपको बता दूं, तौकीर रजा की क्लास ली गई है और सुशांत सिन्हा ने आज न्यूज की पाठशाला में ये क्लास ली गई है। तौकीर रजा माइक न्यू आने वाला है, बस बने रहिए अपने टेलीविजन सेट के सामने, क्योंकि आ रहे हैं सुशांत सिन्हा न्यूज की पाठशाला लेकर और तौकीर रजा की क्लास लेकर।